जल्दी आ जाइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बढ़िया सब, कैसे चल रहा सब? मैं एकदम बढ़िया, बताइए। आ जाइए, 1 मिनट वेट करते हैं, ठीक है, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, दो चीजें। एक तो सबसे पहले आप लोगों को पता चल गया होगा कि शाम को 8:15 पे हमारी जो स्पेशल क्लास की सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूं। कल हमारी एक क्लास हुई थी जिसमें हमने 15-20 क्वेश्चन किए थे और उसके साथ साथ एक डीआई का क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया था। आज भी क्लास है, कल भी होगी, परसों भी होगी। मतलब ये शाम को 8:15 का टाइम है, वो आप अपना एक तरीके से रिवीजन के लिए फिक्स कर लीजिए, ठीक है। ये टाइम आपने शाम को 1 घंटा क्लास देखनी ही देखनी है, क्योंकि उसमें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, उसमें क्वेश्चंस के साथ साथ ना उससे रिलेटेड कंसेप्ट, उससे रिलेटेड उसकी अप्रोचेस, इन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो जरूर से देखिएगा। और दूसरा, रिसर्च के PYQs 35 शिफ्ट वाले ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए हैं। टेलीग्राम से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किए, ठीक है। जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, दे कैन गो एंड डाउनलोड, ठीक है जी। चलिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ओके, संगीता का जन्मदिन है। ओके जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे। भगवान आपको खुश रखे, खूब तरक्की कीजिए अपनी जिंदगी में, खूब आगे बढ़िए और आने वाला जन्मदिन अपने JRF के साथ ही सेलिब्रेट करें। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सैंपलिंग। कौन सा टॉपिक? सैंपलिंग को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सैंपलिंग टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बातें बंद, क्लास पे ध्यान दीजिए। जो सैंपलिंग टॉपिक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है और आसान भी है, ठीक है जी। टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। अगर आप लोगों ने रिसर्च की मैराथन क्लास देखी है तो आप लोगों को पता होगा, वहां पे मैंने ये मेथड
टॉपिक काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है जी। वहां पे मैंने इस चीज को काफी अच्छे तरीके से काफी डिटेल में आप लोगों को समझाया था, ठीक है जी। एक सेकंड, एक सेकंड। सो सैंपल बेसिकली होता क्या है? देखिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर को बोलते हो कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि आपका ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा, है ना, ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। तो उस ब्लड सैंपल में, वो जो ब्लड सैंपल होता है जो आपका डॉक्टर लेता है, उस छोटे से ब्लड से ही, थोड़ा सा जो ब्लड होता है उससे आपके पूरी बॉडी के ब्लड की क्या हो जाती है, रिपोर्ट मिल जाती है। उससे पता चल जाता है कि आप में कौन सी चीज की कमी है, कौन सी चीज की, मतलब समझ रहे हो ना। तो बेसिकली सैंपल कुछ नहीं होता, ये एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है ऑफ द पॉपुलेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर आपको बोलेगा कि अच्छा तुम्हारा ब्लड सैंपल करना है, लाओ भी इसके मुंह में टुल्लू पंप लगाओ, इसका सारा ही खून निकाल लेते हैं, सारा खून निकाल के तुम वैसे साइड पे अखबार से बने बैठे हो। ऐसा तो नहीं होता ना। जब हम हर यूनिट को स्टडी करते हैं उसको सेंसस का नाम दिया जाता है, याद रखिए। जब हम हर यूनिट को स्टडी करते हैं तो उसको सेंसस का नाम दिया जाता है, और जब हम एक पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को स्टडी करते हैं उसको हम सैंपल बोल देते हैं। एक और एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं, समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे आप सपोज करो आप अब गेहूं खरीदने के लिए जाते हो, गेहूं खरीदने के लिए जाते हो, या फिर आप चावल खरीदने के लिए जाते हो। तो अब चावल की बोरी आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है, एक चावल की बड़ी सारी बोरी पड़ी हुई है और जिसमें चावल भरे हुए हैं, ठीक है, पूरा वो नीचे से ऊपर तक चावल भरे हुए। आप उस बोरी को खरीदना चाहते हो, तो क्या आप उस पूरी बोरी को खाली करवाओगे और एक एक चावल को चेक करोगे, उसके बाद उसको डिसाइड करोगे कि आपको लेना है या नहीं? नहीं, आप उसमें ऐसे हाथ डालोगे, थोड़े से चावल निकालोगे, अपने हाथ में निकाल के देखोगे, अच्छे लगे तो आप ले लोगे, और अगर आपको लगेगा कि नहीं नहीं यार ये इसमें दिक्कत है, कोई दूसरा दिखाओ। समझ रहे हो ना? तो मतलब क्या हुआ, हम उस लॉट की जो आप क्या बोल सकते हो, उस लॉट की जो ऑथेंटिसिटी है वो उस एक सिंगल यूनिट से डिसाइड कर लेते हैं। ऐसे करते हैं हम, उस लॉट की जो ऑथेंटिसिटी होती है उस एक सिंगल यूनिट से डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इसकी ये एक सिंगल यूनिट है जो हमें इस चीज के बारे में बताएगी। नमक टेस्ट करना बिल्कुल, अब सारी सब्जी खाओगे क्या? मतलब आपको कोई बोले कि सब्जी में नमक चेक करना है तो सारी सब्जी खा लोगे और उसके बाद बोलोगे कि हाँ भाई इसमें नमक ठीक है या नहीं? नहीं ना। चलो, मैं क्या बोल रहा था कि जब आप किसी सब्जी में नमक चेक करते हो तो सारी सब्जी खा लेते हो, उसके बाद बोलते हो कि हाँ यार नमक तो ठीक था। तो भाई आप सब्जी कहाँ से लेके आओगे? अगर नमक सही था तो तूने तो सारी खत्म कर दी ना, बाकी लोग कहाँ से खाएंगे अब? समझ रहे हो ना? तो सैंपल का मतलब ही ये है, सैंपल का मीनिंग ही ये है कि आप किसी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटी चीज का इस्तेमाल करते हो और उसी को हम सैंपल बोल देते हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश करो। जैसे ये आप लोगों की पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आप इसको समझ लो, ये चावल, ये राइस की बोरी पड़ी हुई है। अब इसमें से आपने थोड़े से राइस निकाले, सपोज करो इतने से राइस निकाले। अब ये पॉपुलेशन है तो ये क्या हो जाएगा, ये सैंपल हो जाएगा, जिसको आप नमूना भी बोल देते हो ना, वैसे तो आप भी नमूना ही हो सब, तो इसको नमूना भी बोल दिया जाता है, सैंपल भी बोल दिया जाता है। तो अब ये जो नमूना है, ये जो सैंपल है, वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां तक जाने के प्रोसेस को
यहां से लेके यहां तक जाने के प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? इन्फरेंस। इसको बोला जाता है इन्फर करना, मतलब प्रूव करना, एक तरीके से इन्फर करना। एक नॉलेज जो दूसरी नॉलेज पे बेस्ड है, हम इंडियन लॉजिक में पढ़ते हैं ना, एक नॉलेज जो किसी दूसरी नॉलेज पे बेस्ड होती है उसको क्या बोल दिया जाता है? उसको बोल दिया जाता है इन्फरेंस। दैट इज नोन एज इन्फरेंस। उसको बोल दिया जाता है बेटा इन्फर करना। दैट्स व्हाट वी कॉल इन्फर। तो ये, तो अब इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको पैरामीटर बोल दिया जाता है। याद रखिएगा, P फॉर पॉपुलेशन, P फॉर पैरामीटर। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, ये इसका मीन भी हो सकता है, मतलब ये इसकी एवरेज भी होती है और ये इसके करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। और जो सैंपल का मीन या सैंपल के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। एस फॉर सैंपल, एस फॉर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल इसकी थ्योरी है। अभी इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों को ध्यान से समझने हैं। देखो, सैंपल का मतलब क्या होगा? जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोई भी एक यूनिट जो आप निकालते हो जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, उसको बोल देते हैं सैंपल। स्टैटिस्टिक्स, सैंपल की मीन वैल्यू, मैंने अभी बताया ना, स्टैटिस्टिक्स जो सैंपल की मीन वैल्यू होती है उसको स्टैटिस्टिक्स बोल दिया जाता है, और जो पॉपुलेशन की मीन वैल्यू होती है उसको पॉपुलेशन बोल दिया जाता है। उसको क्या बोल दिया जाता है? पॉपुलेशन की मीन वैल्यू को पैरामीटर बोल दिया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब समझ रहे हो ना, वो पूरी चावल की बोरी, वो जो पूरी चावल की बोरी पड़ी हुई है वो आपकी पॉपुलेशन है, और उसकी जो मीन वैल्यू है वो क्या होती है? वो पॉपुलेशन होती है। सैंपल यूनिट, जो एक यूनिट आपकी पॉपुलेशन में से आप कोई भी सिंगल यूनिट जो निकालते हो, क्या करते हो? सिंगल यूनिट जो निकाली जाती है, एक यूनिट, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम सैंपलिंग यूनिट बोल देते हैं। मतलब पूरी पॉपुलेशन में से कोई एक यूनिट है, उसको सैंपलिंग यूनिट बोल दिया जाता है। मीन वैल्यू मतलब मिडिल वैल्यू, जिसको एवरेज भी बोल देते हो, इसको आप एवरेज भी बोल देते हो। उसके बाद आता है सैंपलिंग फ्रेम। देखो, दो चीजें होती हैं, एक सैंपलिंग फ्रेम होती है और एक होता है पॉपुलेशन। ध्यान से समझ लेना इनका डिफरेंस। एक होता है सैंपलिंग फ्रेम और एक होता है पॉपुलेशन। देखो, पॉपुलेशन का मतलब इंटायर ग्रुप, इंटायर ग्रुप, फिर वो चाहे एक्सेसिबल है या नॉट एक्सेसिबल, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना? अगर एक शहर में 500 घर हैं, तो ये जो 500 घर हैं ये सारे के सारे पॉपुलेशन का पार्ट बन गए। लेकिन इसमें से जो एक्सेसिबल हैं, जो आपकी रिसर्च का पार्ट बनेंगे, उसको आप सैंपलिंग फ्रेम बोलोगे। मतलब जैसे 500 घर हैं, 500 में से 100 घर तो खाली हैं, 50 घर वीआईपी लोगों के हैं, तो इन लोगों तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते। इसमें से बाकी कितने रह गए? 350। तो ये जो 350 घर हैं वो आपके क्या हैं? दैट इज योर सैंपलिंग फ्रेम। समझ रहे हो ना? जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन है वो आपकी सैंपलिंग फ्रेम का पार्ट बन जाती है। अगर ये सारे के सारे घर ही एक्सेसिबल होते तो फिर सैंपलिंग फ्रेम और पॉपुलेशन दोनों बराबर हो जाते, उसी को पॉपुलेशन बोल देते और उसी को सैंपलिंग फ्रेम बोल देते। समझ रहे हो ना? तो कभी कभी सैंपलिंग फ्रेम और पॉपुलेशन सेम भी होता है और कभी कभी सैंपलिंग फ्रेम और पॉपुलेशन में फर्क भी होता है। समझ रहे हो ना? जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी है, तो टेलीफोन डायरेक्टरी क्या हो जाएगी? आपकी सैंपलिंग फ्रेम होगी, क्योंकि वो एक्सेसिबल है, उसमें तो सिर्फ लोगों के एड्रेस है ना, जबकि पॉपुलेशन में तो और लोग भी होंगे जिनका जिक्र है वो सैंपलिंग जो आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी में नहीं किया गया, जिनका जिक्र टेलीफोन डायरेक्टरी में नहीं हुआ। सिंपल। अब उसके बाद सैंपल साइज होता है, जिसमें एक लार्ज सैंपल आता है और एक स्मॉल सैंपल आता है। अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा है, लेस मोर देन 30, तो वो लार्ज सैंपल हो जाता है, और जब 30 से कम होता है उसको हम कौन सा सैंपल बोल देते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल स्मॉल सैंपल। उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम स्मॉल सैंपल बोल देते हैं। ठीक है जी? अगर 30 से ज्यादा है तो लार्ज सैंपल, और अगर 30 से कम है तो स्मॉल सैंपल हो जाता है। राइट? अब सैंपल इंक्रीज इन सैंपल साइज और डिक्रीज इन सैंपल साइज, इसमें
थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस चीज को। देखो, जैसे एक पॉपुलेशन है, उसमें 1000 लोग हैं। मैंने इसमें से 2 सैंपल लिए, सैंपल 1 और सैंपल 2। पहले सैंपल में मैंने 10 लोगों को निकाला और दूसरी बार में मैंने 50 लोगों को निकाला। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सैंपल ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा? 10 रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को या 50 रिप्रेजेंट करेगा? मतलब ये मोर रिप्रेजेंटेटिव होगा। और ये लेस रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सैंपल साइज को सैंपल एरर के साथ कंपेयर करते हो। क्या करते हो? सैंपल साइज और सैंपल एरर। अगर आपका सैंपल साइज इंक्रीज होता है तो सैंपल एरर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। और वहीं पर अगर आपका सैंपल साइज डिक्रीज हो रहा है तो सैंपलिंग एरर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ऑपोजिट है रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप, ऑपोजिट रिलेशनशिप। कि भाई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। जितना सैंपल साइज बड़ा होगा उतने सैंपलिंग एरर कम होंगे, और जितना सैंपल एरर ज्यादा होगा उतना सैंपल एरर। समझ रहे हो ना? अब यहां पर मोर एरर्स होंगे। देखो 10 लोग हैं तो एरर्स ज्यादा होंगे, मोर एरर्स। यहां पर 50 है तो लेस एरर। एरर क्या होंगे? कम होंगे। मोर एरर और लेस एरर, मोर एरर और लेस एरर। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट था। और बायस, बायस का मतलब क्या होता है? जैसे सब्जेक्टिविटी। क्या होगी? सब्जेक्टिविटी। बायस का मतलब होता है जब रिसर्चर अपने हिसाब से चीजों को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। समझ रहे हो? इंटेंशनली। इंटेंशनली, इंटेंशनली। क्या बोलते हैं इसको? ये इंटेंशनली हो जाता है आपका। क्या हो जाता है? इंटेंशनली हो जाता है। मतलब कोई बंदा अपनी पर्सनल जजमेंट ऐड करता है, पर्सनल जजमेंट ऐड कर देता है। क्या ऐड कर देता है? पर्सनल जजमेंट ऐड कर देता है। अरे बेटा, रिसर्च फ्रेम को इतनी बड़ी एग्जांपल के साथ समझाया मुझे, मैं उसके बाद बताऊं। आप ये देखो, आप क्यों नहीं सुने इस चीज को? इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है, क्यों नहीं सुना आपने? पहले मुझे इस बात का आंसर दीजिए। मैंने बोला कि जो पॉपुलेशन एक्सेसिबल है वो आप लोगों की सैंपलिंग फ्रेम हो गई, और जो एक्सेसिबल नहीं है चाहे सब टोटल को मिला के पॉपुलेशन बोल दिया जाता। बस इतना ही है। अब जैसे ये देखो, ये आप लोगों के पॉपुलेशन की बात हो रही है। पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन है और दूसरी साइड पे सैंपल है। अरे भाई, आप मेरी फोटो को पकड़ के इधर उधर कर सकते हो, ठीक है? यू आर फ्री टू मूव इट हियर एंड देयर। तो अब जैसे ये पूरी पॉपुलेशन है, इसका जो मीन है या इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको क्या बोल दिया जाता है? पैरामीटर। क्या नाम दिया गया इसको? इसको नाम दिया गया है जी पैरामीटर का। क्या नाम दिया गया है? पैरामीटर। और इसमें से जो हमने इन्फर किया, इसमें से जो हम लोगों ने इन्फर किया, इसमें से जो हम लोगों ने इन्फर किया, तो वो क्या होगा? वो सैंपल निकल आएगा।
सैंपल निकल आएगा। और सैंपल का जो मीन होगा या जो फीचर्स होते हैं सैंपल के, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उसको हम नाम दे देते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्या नाम दिया जाता है? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है कंक्लूजन तक पहुंचने के प्रोसेस को इन्फर करना बोल देते हैं। अब हमारे पास एक डिफरेंस आता है जो बोलते हैं हम सेंसस और सैंपल। एक साइड पे सेंसस है और एक साइड पे हमारे पास सैंपल है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेंसस का मतलब होता है जब आप पॉपुलेशन की हर यूनिट, ईच एंड एवरी यूनिट को जब स्टडी किया जाता है 100%। जब हम पॉपुलेशन की 100% यूनिट को स्टडी करते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको सेंसस का नाम दिया जाता है। और जब हम उसके कुछ पार्ट को, सम पार्ट को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? दैट इज व्हाट वी कॉल सैंपल। उसको हम सैंपल का नाम दे देते हैं। सो a systematic method that collects and records the data about all the members of the population is called census. पॉपुलेशन के सारे लोगों के बारे में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है या डेटा की स्टडी की जाती है उसको बोला जाता है सेंसस। और सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? सैंपलिंग रेफर्स टू अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप। वो उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला जो आपका यूनिट होता है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। यस, इट इज सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। इट इज द स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट। इट इज द स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट और ओनली अ हैंडफुल ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की सम रिप्रेजेंटेटिव यूनिट जिसको बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप 100 में से 100 यूनिट्स को स्टडी करोगे तो टाइम जाएगा। और ये फास्ट मेथड है क्योंकि 100 में से 10 लोगों को स्टडी करना है तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि जितने ज्यादा लोगों की स्टडी करेंगे उतना ज्यादा टाइम एफर्ट्स लगेगा। और ये इकोनॉमिकल मेथड है क्योंकि कम लोगों की। ये ज्यादा रिलायबल है क्योंकि आपने सारे लोगों को स्टडी किया तो आपके पास एग्जैक्ट सब लोगों की डिटेल है, सब लोगों का डेटा होता है। बट ये क्या है? दिस इज लेस रिलायबल। लेस रिलायबल क्यों है? क्योंकि हो सकता है आपका जो सैंपल हो वो गलत हो। अगर आपका सैंपल आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा तो आप सही तरीके से रिजल्ट भी नहीं निकाल पाओ। ठीक है, तो जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं वो भी आपको बिल्कुल सही नहीं। एप्रोप्रिएट फॉर, ये किसके लिए एप्रोप्रिएट होता है? पॉपुलेशन ऑफ हेट्रोजीनियस। जब चीजें हेट्रोजीनियस नेचर की होती है। हेट्रो समझ रहे हो ना? डिफरेंट डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जब सारी यूनिट्स एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। और होमो का मतलब होता है सेम, जब सारी यूनिट एक जैसी होती हैं तो उसको होमोजीनियस यूनिट्स बोल दिया जाता है। और जब सारी यूनिट अलग अलग होती हैं तो उसको हेट्रोजीनियस यूनिट बोल दिया जाता है। उसको हम क्या नाम बोल देते हैं? उसको हेट्रोजीनियस यूनिट का नाम दे देते हैं। उसको हम हेट्रोजीनियस यूनिट का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी? किसी को इस बात में कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अरे बेटा, जब एक ही तरीके की यूनिट है तो फिर आप सैंपल ले सकते हो। जैसे आपकी बॉडी का ब्लड है वो एक ही जैसा है, तभी तो आपके सैंपल से आपकी पूरी बॉडी के ब्लड के बारे में पता चल जाता है ना। लेकिन अगर सारी यूनिट्स अलग अलग होंगी, होमोजीनियस है तो फिर सैंपल यूज कर सकते हो। हेट्रोजीनियस, अब देखो सपोज करो, जैसे मैंने वही एग्जांपल दी थी, आपकी चावल की बोरी थी तो सब चावल एक जैसे है ना, तो फिर सैंपल लिया जा सकता है। बट अगर आपके सामने एक बोरी पड़ी हो, उसमें चावल भी हो, गेहूं भी हो, चीनी भी मिला दी हो, सब कुछ ऐसे मिला दिया हो, तो फिर आप उसमें सैंपल नहीं ले सकते क्योंकि वो सैंपल होमोजीनियस यूनिट्स के लिए यूज किया जा सकता है। किसके लिए यूज किया जा सकता है? होमोजीनियस यूनिट्स के लिए यूज किया जा सकता है, हेट्रो के लिए नहीं। हेट्रो के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? कुछ और तरीके इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो यू हैव टू गो थ्रू द सेंसस।
किसके थ्रू जाना पड़ेगा आपको? सेंसस के थ्रू जाना पड़ेगा। किसके थ्रू जाना पड़ेगा? सेंसस के थ्रू जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू सेंसस। ठीक है, चलिए अब ये देखो, अब जो हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं ना, जब हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो होती है आपकी टोटल पॉपुलेशन, समझ रहे हो, जैसे इंडिया की अगर आप बात करो, पूरी पॉपुलेशन जिसमें बहुत सारी चीजें आपकी काम की भी हैं और बहुत सारी चीजें आपकी काम की भी नहीं है। देन आता है टारगेट पॉपुलेशन, एक ऐसी पॉपुलेशन जो आप अपने सैंपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या करते हो, डिटरमाइन कर लेते हो, और उसमें से फिर मतलब बता रहे हो ना, ये टारगेट पॉपुलेशन है। जैसे ये पॉपुलेशन, जैसे ये देखो, सपोज करो ये आपका पूरा एक स्टेट हो गया, ये उसका डिस्ट्रिक्ट हो गया, और एक्सेसिबल उस डिस्ट्रिक्ट में से जितने घरों तक आप जा सकते हो, जितने घरों तक आप पहुंच सकते हो, तो वो आपकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन होगी। उसमें से आप लोगों ने एक सैंपल निकाल लिया, और सैंपल में से एक यूनिट, मतलब सपोज करो अगर 10 लोगों का सैंपल लिया, तो 10 में से जो एक यूनिट है उसको आप क्या बोल देते हो, सब्जेक्ट बोल देते हो। उसको आप क्या बोल देते हो, सब्जेक्ट या रिसर्च पार्टिसिपेंट या फिर इंफॉर्मेंट बोल देते हो। ठीक है जी। सबसे पहले ओवरऑल पॉपुलेशन, दूसरी वो पॉपुलेशन जो जिसको आप जनरलाइज करना चाहते हो, वो टारगेट पॉपुलेशन है। उस टारगेट पॉपुलेशन का वो हिस्सा जहां तक आप पहुंच पा रहे हो, आपकी पॉपुलेशन का वो हिस्सा जहां तक आप पहुंच पा रहे हो, उसको असेसिबल पॉपुलेशन बोल दिया जाएगा। उसमें से जो आपने सिलेक्ट किया कंबाइंडली 10 यूनिट, 20 यूनिट, 15 यूनिट, वो सैंपल हो गया, और उस सैंपल में से एक यूनिट आपका सब्जेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूं कि अब ये बात आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जैसे ये देखो, बताया था ना, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, मतलब वो जो टारगेट पॉपुलेशन का हिस्सा है, मतलब जो एक्सेसिबल है, उसी को आप सैंपलिंग फ्रेम बोल देते हो। ठीक है, क्योंकि जिसको आप टारगेट करना चाहते हो। देखो समझ रहे हो ना, ये टारगेट पॉपुलेशन है, और टारगेट में से कुछ जहां तक आप एक्सेस कर सकते हो, जहां तक आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, वो आपका सैंपलिंग फ्रेम हो जाएगा। और सैंपलिंग फ्रेम में से आप कुछ एक यूनिट को निकालते हो, उसको आप क्या बोल देते हो, सैंपल। मतलब उसी चीज को आपने अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है जी, इसी चीज को प्रेजेंट किया हुआ है। ये पॉपुलेशन, ये टारगेट पॉपुलेशन, एसेसिबल पॉपुलेशन ही आपकी क्या बन जाएगी, सैंपलिंग फ्रेम बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी, सैंपलिंग फ्रेम बन जाएगी। इट विल बिकम योर सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग फ्रेम। ठीक है जी, सैंपलिंग फ्रेम यूट्यूब पे बेटा, यूट्यूब पे। क्लियर, समझ आ गया? इसी चीज को दोबारा एक्सप्लेन किया ना, यही चीज को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, बाकी तो सेम ही है। अब जैसे देखो, आप जिसको जनरलाइज करना चाहते हो, वो आपकी थ्योरेटिकल पॉपुलेशन या आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है, और उसमें से, या जो आप जिसको आप पॉपुलेशन बोल देते हो और जिस तक पहुंच पा रहे हो, वो आपकी कौन सी होगी, ये टारगेट पॉपुलेशन जिसको आप डिटरमाइन करना चाहते हो, और जो एक्सेसिबल है वो ये वाली स्टडी पॉपुलेशन एक्सेसिबल। ये आपकी टारगेट पॉपुलेशन हो गई, ये एक्सेसिबल पॉपुलेशन हो गई, ये आपका सैंपलिंग फ्रेम हो गया कि आप वहां तक कैसे पहुंचोगे, और हु इज इन योर स्टडी, आपकी स्टडी का पार्ट कौन है, उसको आप क्या नाम दे देते हो, उसको आप नाम दे देते हो बेटा सैंपल का। किसका नाम दे देते हो, उसको आप सैंपल का नाम दे देते हो, यू कॉल इट सैंपल पॉपुलेशन। अब ये समझ लेते हैं कि जब हम सैंपल साइज की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट
सैंपल साइज, ठीक है। जब हम बात करते हैं सैंपल साइज के बारे में, तो जो सैंपल साइज है वो भी आप लोगों का दो तरीके से होता है, एक लार्ज सैंपल हो जाएगा और एक स्मॉल सैंपल हो जाएगा। एक सेकंड, जब सैंपल साइज आपका 30 से ज्यादा हो गया, अरे सैंपलिंग फ्रेम और एक्सेसिबल, अरे यार समझ क्यों नहीं रहे? मैंने यहां पर एग्जैक्ट वर्ड तक लेके आपको बताया कि जो आप लोगों की एक्सेसिबल हो गई वो आपकी सैंपलिंग फ्रेम का पार्ट हो जाती, बताया था ना। जो पॉपुलेशन आपके लिए एक्सेसिबल पॉपुलेशन है वही आपका सैंपलिंग फ्रेम, वही आपका क्या हो जाएगा? सैंपलिंग फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। अब लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल में क्या फर्क है? लार्ज सैंपल जब आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा है, और स्मॉल सैंपल जब आपका सैंपल साइज 30 से कम है, ठीक है जी। जब आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो वो लार्ज सैंपल है, और जब आपका सैंपल साइज 30 से कम है तो वो स्मॉल सैंपल होता है। The value from a sample cannot be taken as estimate। अब यहाँ पर आप जो बच्चे पहले मुझे बोल रहे थे ना कि सर सैंपल साइज बढ़ेगा तो एरर बढ़ेंगे, आप किस लॉजिक से बोल रहे थे? किसी का कुछ डाउट आया था? मतलब अगर मेरा सैंपल साइज बढ़ रहा है तो आप बोल रहे हो कि सर एरर भी बढ़ेंगे, मतलब क्या लॉजिक है इसका? आप बताओ। कुछ लोग बोल रहे थे ना, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि अगर सैंपल साइज बढ़ेगा तो एरर भी बढ़ेंगे, मतलब किस लॉजिक से आप बता रहे थे? चलो पहले आप मुझे अपना लॉजिक बताइए। अब मैं वापस जाके कमेंट नहीं पढ़ूंगा किसने किया था, जिसने भी किया था वो मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करे, वो मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करे कि सैंपल साइज बढ़ने से सैंपल एरर कैसे इंक्रीज होगा। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो छोटा सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, बड़ा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा? देखो दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे को एक बात बताओ, मैं सैंपल की बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात कर रहे हो। यहां पर पहले तो ये बात अलग कर दो कि सैंपल अलग है और लोग अलग हैं। मैं लोगों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सैंपल की बात कर रहा हूं। आप बोल रहे हो कि सर लोग बढ़ेंगे तो एरर बढ़ेंगे, ये कौन सा लॉजिक हुआ? टेस्टिंग में तो छोटे में भी एरर आ जाएगा। यार आप छोटा सा लॉजिक क्यों नहीं लगाते? आप छोटा सा लॉजिक क्यों नहीं लगाते? मेरे को एक बात बताओ, आपकी क्लास में 100 बच्चे थे, अब मैं आपको समझाता हूं। आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और कोई बंदा बाहर से आता है और आपके टीचर के बारे में फीडबैक लेना चाहता है कि आपके टीचर आपको कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, समझ आया? तो 100 आपकी क्या हो गई? पॉपुलेशन हो गई, यस और नो? 100 आपकी हो गई जी पॉपुलेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, उसने 5 बच्चों से पूछा, तो 5 बच्चों की राय ज्यादा मैटर करेगी या उसने 25 बच्चों को निकाला और उनकी राय ज्यादा मैटर करेगी? आप खुद लॉजिक लगाओ। मतलब मैं 5 बच्चों से आपके टीचर के बारे में पूछता हूं कि वो कैसे पढ़ाते हैं, और दूसरी साइड पे मैं 25 लोगों से उसी चीज के बारे में पूछता हूं
तो मेरे को सही रिजल्ट कहां पे मिलेगा, 5 के केसेस में या 25 के केसेस में? तो क्या हुआ, रही लॉजिक तो वही हुआ ना। इसको हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलते हैं। जैसे जैसे देखो, इसमें ये आपके काम की तो चीज वैसे नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। हमारे पास एक एनडीसी होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, जिसको आप एनडीसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोल देते हैं। तो इसमें यह बोला जाता है कि जैसे जैसे आपका सैंपल साइज इंक्रीज होता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, नॉर्मल बनना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये कॉमर्स में होती है वैसे, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। इसी को सेंट्रल लिमिट थ्योरम का नाम दिया जाता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है कि जितना आपका सैंपल साइज इंक्रीज करता जाएगा, उतनी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती जाएगी, और उसके सेंट्रल पॉइंट पे, यहां पे आके, इस वाले पॉइंट पे आके, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ये सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और ये बेल शेप बन जाएगी। तो जैसे जैसे आपका सैंपल साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी जो कर्व है वो नॉर्मल कर्व में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ उसकी जो रिजल्ट होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो एक्यूरेट आना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपके रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, आई होप कि अभी आपको कंफ्यूजन नहीं है मैं क्यों बोला था कि सैंपल साइज बढ़ने से एरर्स कम होते हैं। अब यहां पर ये पॉइंट आया था, अब मेरे पास लार्ज सैंपल है ना, तो इसको एस्टीमेट की तरह यूज किया जा सकता है, मतलब ये आपकी पॉपुलेशन को ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा, बट स्मॉल सैंपल को एस्टीमेट की तरह यूज नहीं किया जा सकता। ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था। एस्टीमेट की तरह यूज किया जा सकता है और दूसरी जगह पर एस्टीमेट की तरह यूज नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूज करते हैं, एनडीसी, जेड टेस्ट, और इसके लिए आपके पास एफ टेस्ट, टी टेस्ट, कुछ और छोटे टेस्ट होते हैं, वो इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं, वो इसके अंदर कवर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस था। क्लियर हुआ? अब हमारे पास आएंगे सैंपलिंग के मेथड्स, जहां से आप लोगों को क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सैंपलिंग की ये सारे बेसिक फंडामेंटल है, जितना भी पढ़ाया ना, एक आधा क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, एक आध क्वेश्चन तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। जो अभी जितनी चीजें आपको पढ़ाएंगे ना, सैंपल साइज, सैंपल एरर, सैंपलिंग के जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, फ्रेम हुआ, लार्ज सैंपल, स्मॉल सैंपल, एरर्स, बायसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैंपलिंग बायस तो बताया ना, वो आगे सैंपलिंग एरर में भी आएगा। जब आप सैंपल सिलेक्ट करते हो ना, और उसके अंदर अपनी पर्सनल जजमेंट, बायस का मतलब होता है आपकी सब्जेक्टिविटी, समझ रहे हो ना, पार्शियलिटी। जैसे सपोज करो, ये बायस आप ऐसा समझ लो, बायस होने का मतलब क्या होता है, बायस मतलब होता है जब आप लॉजिक से नहीं चलते हो, आप पार्शियलिटी करते हो। अब 2 स्टूडेंट थे, ए और बी, जॉब इंटरव्यू के लिए आते हैं। अब ए है, उसके अंदर वो कैलिबर है, उसके अंदर वो पोटेंशियल है, इसको जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन बी है, वो आपका भतीजा है, तो आप क्या करते हो, फेवरेटिज्म में बी को सिलेक्ट कर देते हो और ए को साइड पे कर देते हो, जो कि एथिकली गलत है, जो कि एथिकली गलत है ना? अगर आपने KGF 2 मूवी देखी है ना, तो उसके स्टार्टिंग में एक डायलॉग आता है जो नेपोटिज्म पे बहुत अच्छा
सटायर करता है। बॉलीवुड को टारगेट करके बड़ा मस्त उसमें एक डायलॉग आता है, क्या नेपोटिज्म नेपोटिज्म, अरे अपन मेरिट के बेस पे यहाँ पे आया, समझ रहे हो ना। तो उसी चीज की बात हो रही है कि जो मेरिट के बेस पे है वही चीजें काम करेंगे। अरे कोई बात नहीं, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, कोई बात। क्वाजी सैंपल कोई मेथड नहीं होता बेटा, पढ़ेंगे अभी तो। हाँ, वो तो एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा। तो ये अभी हम इसकी कुछ टाइप्स हैं। देखो हर टाइप में ना एक सेंट्रल आइडिया है। देखो अब वर्ड टू वर्ड याद करने मत बैठ जाना, और ना ही मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाने वाला हूँ। पहली बात दिमाग में बिठा लो, ना तो मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाने वाला हूं और ना ही आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है। आपने उसका क्रक्स समझना है, उसके सेंट्रल आइडिया क्या है, उसके मेन चीज क्या है, हमें बस उस पर ध्यान देना है। ठीक है जी, उसका जो सेंट्रल आइडिया है उसके अंदर मेन लिखा हुआ क्या है, हमें सिर्फ उस चीज पे ध्यान देना है, और डिटेल में वर्ड टू वर्ड आपको समझने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये वाला चार्ट आप पहले बहुत ध्यान से एक बार बिठा लो। अच्छा, अभी आप लोगों को एक बात याद होगी, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था टाइप्स, जब मैं आप लोगों को टाइप्स पढ़ा रहा था तो वहां पर आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, याद है? वहां पर मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, कि एक रिसर्च होती है वो क्वांटिटेटिव होती है और एक चीज होती है वो क्वालिटेटिव होती है। तो उसको इसके साथ कैसे रिलेट करेंगे? जो प्रोबेबिलिटी है, इसको आप रैंडम सैंपलिंग भी बोल देते हो, रैंडम सैंपलिंग भी बोला जाता है। और नॉन रैंडम सैंपलिंग कौन सी होती है? नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम सैंपलिंग। अब जो रैंडम सैंपलिंग है ये आप लोगों की क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर कवर होता है। कौन सी अप्रोच? क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच। और ये है आप लोगों की क्वालिटेटिव अप्रोच। अब इसके बाद तो फिर इसमें कुछ बताने के लिए रह ही नहीं जाता, उसके बाद तो ये टॉपिक अपने आप ही क्या हो जाता है, यहां पर ही खत्म हो जाता है। क्योंकि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, और मुझे याद है कि हमने उस चीज को काफी इनडेप्थ जाके क्या किया था, पढ़ने की कोशिश की, इनडेप्थ तरीके से हमने उसको कवर करने की कोशिश की थी। तो सुनो, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, ध्यान से सुनो। Probability sampling is a sampling technique in which subject of population get an equal opportunity. जब हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं विदाउट एनी बायसनेस, उसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जैसे लॉटरी निकलती है ना, आप लोगों को पता होगा, जैसे लॉटरी निकालते हैं, लॉटरी निकालते टाइम पे क्या किया जाता है? लॉटरी निकालते टाइम पे किसी का भी नंबर आ सकता है, रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है लॉटरी निकालते टाइम। और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है जहां पर हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं होते, आप 22 तरीके से जैसे आपको सही लगता है आप वैसे क्या करते हो, सैंपल सिलेक्ट कर लेते हो। आपकी जैसी इच्छा होती है आप उस तरीके से सैंपल निकाल लेते हो, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हो गया। अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से उस सैंपल को सिलेक्ट करना है, ठीक, वो आप पे डिपेंड करता है, क्या करता है, आपकी जजमेंट पे डिपेंड करता है।
क्लियर? इसको हम रैंडम सैंपलिंग का नाम दे देते हैं, इट इज कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग, और इट इज कॉल्ड नॉन रैंडम सैंपलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? ये रैंडम सैंपलिंग हो गया और ये नॉन रैंडम सैंपलिंग हो गया। इसको रैंडम सैंपलिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो बेसिस ऑफ सिलेक्शन है वो रैंडमली होता है, ठीक है? आप अपनी जजमेंट इसमें नहीं घुसा सकते, आप नॉन रैंडमली इसको सिलेक्ट करते, सॉरी रैंडमली सिलेक्ट करते हो, और ये आर्बिट्रेरी सिलेक्ट करते हो। कैसे सिलेक्ट करते हो? आर्बिट्रेरी इसको सिलेक्ट करते हो। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन होती है वो फिक्स्ड होती है और नॉन होती है। आपको पता है कि हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस है। जो भी यूनिट सिलेक्ट होगी उसके सिलेक्ट होने के जो चांसेस है वो क्या है? वो एकदम से इक्वल चांस है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी यूनिट को मैं जानबूझ के उठा लूंगा, नहीं, हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं होता और अननोन होता है। मतलब समझ रहे हो ना? यहाँ पर जैसे एक 4 गेंद है, 4 बॉल है, तो मेरी इच्छा है जो बॉल मैं निकालना चाहूँ वो मैं निकाल सकता हूँ। आर्बिट्रेरी मतलब अपनी मर्जी से। ये कंक्लूसिव है, क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव में आप कंक्लूड करने की कोशिश करते हो, और ये एक्सप्लोरेटरी है क्योंकि स्टार्टिंग में क्वालिटेटिव का फीचर होता है ना एक्सप्लोरेटरी, याद है? क्वालिटेटिव का ही फीचर तो था एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। एक्सप्लोरेटरी ये अनबायस्ड होती है क्योंकि इसमें बायसनेस नहीं होती है, इसमें आप बिल्कुल बायस नहीं होते हो, अनबायस्ड तरीके से आप चीजों को सिलेक्ट करते हो। और ये आपकी एकदम से बायस्ड अप्रोच होती है। ये आपकी कौन सी अप्रोच होती है? इट इज योर बायस्ड अप्रोच। इसमें जो मेथड यूज किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब आप एकदम से ऑब्जेक्टिव तरीके से क्या करते हो? चीजों को सिलेक्ट करते हो। और ये क्या होता है? ये आपका सब्जेक्टिव होता है। ये क्या होता है? ये सब्जेक्टिव होता है। इसमें आप स्टैटिस्टिकल यूज करते हो क्योंकि क्वांटिटी की बात की जाती है। किसकी बात की जा रही है? क्वांटिटी की बात की जा रही है। क्वांटिटी का मतलब जब आप स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हो, आप डेटा को, आप न्यूमेरिक डेटा को यूज कर रहे हो। कौन से डेटा को? न्यूमेरिक डाटा को यूज कर रहे हो। यू आर यूजिंग द न्यूमेरिक डाटा। जब आप न्यूमेरिक डेटा यूज कर रहे हो तो वो आपका स्टैटिस्टिकल का पार्ट बन जाता है, और जब आप नॉन न्यूमेरिक यूज करते हो तो उसको एनालिटिकल बोलते हो। अरे भाई, आप लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी। जब मैं क्वालिटेटिव पढ़ा रहा था तो इसका मतलब आप पहले की क्लास नहीं देख के आए। उसमें तो मैंने पूरा 1 घंटा लगा के बताया ना कि क्वालिटेटिव बायस्ड क्यों होती है। आप खुद बताओ, आपने पहले की क्लास नहीं देखी है? झूठ मत बोलिएगा, सच बता दो। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन मुझे बता दीजिए, क्या नाम है आपका? कृषाणु। आपने पहले की क्लास नहीं देखी क्या? झूठ मत बोलिएगा। अगर देखिए तो भी बताइएगा, अगर नहीं देखिए तो भी बता दीजिएगा। अगर तो देखिए, देखो फिर तो ये डाउट होना ही नहीं बनता। क्वालिटेटिव मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो आप। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपके पास ओपन एंड चॉइस होती है। आप चीजों के बारे में फेमिलियर ही नहीं हो तो आपको जो चीज सही लगेगी आप वो करते हो, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, एक्सप्लोरेटरी। अभी मैंने भतीजे वाली एग्जांपल दी तो थी, वो इसी का पार्ट थी। बताया था ना, भतीजे वाली एग्जांपल वो इसी का पार्ट थी। और इसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है और इसमें बेसिकली हाइपोथेसिस को जनरेट किया जाता है। इसमें हाइपोथेसिस को सिर्फ और सिर्फ जनरेशन की जाती है हाइपोथेसिस की, और इसमें हाइपोथेसिस को हम टेस्ट भी करते हैं। अब जैसे ये कुछ टाइप्स हैं, मैं आपको सिंपल से तरीके से समझाता हूं, आगे चल के समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो, सिंपल रैंडम सैंपलिंग की जब हम बात करते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग सबसे आसान होता है। लॉटरी मेथड जिसको बोला जाता है। हाइपोथेसिस आगे पढ़ाऊंगा बेटा, टॉपिक का पूरा। लॉटरी होता है। लॉटरी का मतलब कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, बस आंखें बंद करके आप हाथ डाल रहे हो किसी लॉट में और उसमें से एक चीज को सिलेक्ट कर रहे हो। सिंपल रैंडम सैंपलिंग सबसे बेसिक होता है। सिंपल सबसे बेसिक होता है। अरे भाई, तुम कौन सी बात को किस चीज के साथ रिलेट कर रहे हो यार? मैं क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहा हूं और तुम बंदे की क्वालिटी की बात कर रहे हो। आप बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजों को रिलेट कर रहे हो।
क्वालिटेटिव का मतलब किसी की क्वालिटीज के बारे में नहीं डिस्कस किया जा रहा बच्चे। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जब आप किसी चीज को न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, आपने तो एग्जांपल कोई और किसी सेंस में मोड़ दिया, घुमा दिया, मतलब बायस तरीके से, इंडक्टिव तरीके से। रिलेशनशिप में मत घूमो कि ये चीज क्या कह रही है, नो। आप उसको सिर्फ समझने की कोशिश करो कि क्वालिटेटिव का मतलब जब किसी चीज को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, जब उसको क्वांटिटेटिव वे में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जब आप उसमें अपनी पर्सनल जजमेंट ऐड करते हो, हम उस चीज के बारे में बात करें। ठीक है, समझ आया? देन आता है हमारे पास सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग समझ आ गया? सिंपल रैंडम सैंपलिंग में आप क्या करोगे, आप आंखें बंद करके किसी भी बंदे को निकाल लोगे। जैसे आप क्लास में जाते हो, आप किसी को बोल देते हो आज कौन क्लास में पढ़ाएगा, आज कौन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा। रैंडमली किसी कोई भी बच्चा उठेगा और आपके क्वेश्चन का आंसर दे देगा, उसको हम बोल देते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जो भी आपका रोल नंबर 10, रोल नंबर 12, रोल नंबर 15, जो भी है। सिस्टेमैटिक रैंडम सैंपलिंग में आप क्या करते हो? सिस्टेमैटिक में आप क्या करते हो, आप पहली यूनिट को रैंडमली सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आप एक सिस्टम बना देते हो nth यूनिट। मतलब जैसे आपने पहली 3 नंबर यूनिट सिलेक्ट कर ली, उसके बाद ऑटोमेटिकली 6 नंबर आएगी, फिर 9 नंबर आएगी, फिर 12 नंबर आएगी, फिर 15 आएगी, फिर 18 आ जाएगी। हाँ, ये सारे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंडर आ रहे हैं। दीज ऑल टाइप्स आर अंडर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। उसके बाद आता है एक स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और एक आता है क्लस्टर सैंपलिंग। ये सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो मैं आपको पहले यही समझाऊंगा भी। ये तो सिंपल है, ठीक है, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, समझ आ गया ना कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है और सिस्टेमैटिक रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। क्लियर है जी? अब हम समझते हैं कि जो स्ट्रेटिफाइड होता है और क्लस्टर होता है, उसमें आपकी कंफ्यूजन है और उसको हम आज खत्म करेंगे। उस कंफ्यूजन को हम क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे। ध्यान से समझना, मैं इस तरीके से इसको प्रेजेंट करता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। इस साइड पे मैं लिखता हूं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और इस साइड पे मैं समझता हूं क्लस्टर सैंपलिंग। तो सबसे पहले आप समझ लो, स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप, और ये ग्रुप होगा वो होमोजीनियस ग्रुप होगा, याद रखिए। स्ट्रेटा का मतलब होता है होमोजीनियस ग्रुप, मतलब एक जैसे लोग, एक जैसे लोग। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में आप क्या करते हो, आपके पास एक पॉपुलेशन है, ये आपके पास पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन के अंदर तो मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, चिल्ड्रन भी होंगे। तो आपके पास जो एक पॉपुलेशन है वो ऐसी पॉपुलेशन है जो जिसके अंदर मेल फीमेल है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उनके स्ट्रेटास बना लोगे, उनके होमोजीनियस ग्रुप्स बना दोगे। मतलब आपने एक ग्रुप बना दिया किसका, मेल का, एक ग्रुप बना दिया फीमेल का, और एक ग्रुप बना दिया चिल्ड्रन का। समझ आया? और जो सैंपल लेना है, जो सैंपल लेना है उसके लिए अब क्या करोगे, कुछ लोगों को मेल में से ले लिया, कुछ लोगों को फीमेल में से ले लिया, और कुछ लोगों को चिल्ड्रन में से ले लिया। तो ये जो टोटल आएगा आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा सैंपल। तो आप क्या करोगे, पहले आपके पास हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, उस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को आपने होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने सभी में से कुछ कुछ यूनिट्स को सिलेक्ट कर लिया। तो इसका याद करने का तरीका क्या है, इसके अंदर होमोजीनियस विद इन द ग्रुप, मतलब अंदर जो लोग हैं वो एक ही जैसे हैं, विद इन द ग्रुप होते हैं, और हेट्रोजीनियस
बिटवीन द ग्रुप होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपस में कंपेयर करोगे, देखो विद इन द ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि ग्रुप के अंदर अगर मैं एक ग्रुप को चेक करूंगा, अगर मैं मेल को चेक करूंगा तो इसके अंदर सारे मेल हैं, तो ये सारे क्या हैं? होमोजेनियस हैं। लेकिन बिटवीन द ग्रुप जब आप दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हो, अगर मैं मेल और फीमेल को कंपेयर करूंगा तो ये हेटेरो हो जाएंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग है। बात समझ आ गई? इस बात में किसी को कोई दिक्कत, इस बात में किसी को कोई तकलीफ, इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। बात समझ आ गई? अब आता है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, और ये जो ग्रुप होते हैं नेचुरली अकर्ड होते हैं, समझ लेना। क्लस्टर में आप अपने एंड से कुछ नहीं करते हो, समझ रहे? जैसे स्ट्रेटिफाइड में आप होमोजीनियस ग्रुप खुद बनाए थे ना, तो क्लस्टर में आप खुद से कुछ नहीं बनाते हो, उसमें सब चीजें नेचुरली काम करती हैं। तो इसमें भी आपके पास एक ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसमें उसी तरीके से मेल, फीमेल और चिल्ड्रन होते हैं। अब इसके जो ग्रुप होते हैं वो आप नहीं बनाते, वो नेचुरली ग्रुप बने हुए होते हैं, और वो जो ग्रुप होते हैं वो सभी के फीचर्स को साथ में लेके बैठे हुए होते हैं। मतलब इसमें मेल, फीमेल और चिल्ड्रन, दूसरा ग्रुप है उसमें भी मेल, फीमेल और चिल्ड्रन, और तीसरा ग्रुप है उसमें भी मेल, फीमेल, चिल्ड्रन। बात समझ आया? क्योंकि ये ग्रुप आपने नहीं बनाए हैं, ये ग्रुप नेचुरली बने हुए हैं। तो नेचुरली उसके अंदर मेल, फीमेल और सब कुछ अपने आप आ गया। हर धर्म के, हर कास्ट के, हर रिलीजन के लोग अपने आप आकर, जैसे हम रहते हैं, समझ रहे? हम अगर जो हमारी सोसाइटी है वो इंटेंशनली थोड़ी बनी हुई है। आप जहां पे रह रहे हो जानबूझ के थोड़ी रह रहे हो, वो नेचुरली रह रहे हो। आपके पूरे पुराने घर वाले रहते थे, फिर आप रह रहे हो, आगे आपकी पीढ़ियां रहेंगी, समझ रहे हो ना? तो इसमें आप अपने एंड से कुछ नहीं करते हो, आप नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स बना लेते हो, बने हुए ग्रुप्स होते हैं, और उसके अंदर वो सारे फीचर आ जाते हैं। अब जो सैंपल लिया जाएगा, या तो ये पूरा ग्रुप ले लिया जाएगा, या फिर ये पूरा ग्रुप ले लिया जाएगा, या फिर ये पूरे का पूरा ग्रुप ले लिया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सारे फीचर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके बैठे हुए हैं। हाँ, समझ आए? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब सब में से थोड़ा थोड़ा थोड़ी लेंगे, इसमें तो सबसे से थोड़ा थोड़ा इस वजह से लिया था क्योंकि ये सारे होमोजीनियस थे, और हमें एक ऐसी पॉपुलेशन चाहिए थी जो रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऑलरेडी एक ही ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे के पूरे ग्रुप को ही उठा लिया, अलग अलग से नहीं उठाया। अब चाहे एक नंबर को उठा लो, चाहे दो को उठा लो, चाहे तीन को उठा लो, तीनों में से जो इच्छा है वो उठा लो। अलग अलग क्यों करेंगे? अलग अलग तो तब करेंगे ना जब सब अलग अलग है। ये तो अपने आप में ही पूरा ग्रुप बन गया जो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हो ना? ये तो अपने आप ही आपका एक ऐसा ग्रुप बन गया जो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसमें अलग अलग क्यों सिलेक्ट करोगे? तो अब अगर मैं इसमें होमोजीनियटी की बात करूं, तो यहां पर जो होमोजीनियस है ना, वो बिटवीन द ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करोगे ना तो वो होमोजीनियस हो गया। मेल फीमेल चिल्ड्रन, मेल फीमेल चिल्ड्रन, सेम टू सेम, ये जैसा ये ग्रुप है सेम टू सेम वैसा ही ये ग्रुप है, सेम टू सेम वैसा ही ये ग्रुप है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है। और अगर मैं हेट्रो की बात करूंगा तो हेट्रो विद इन हो जाएगा। हेट्रोजीनियस विद इन होने का मतलब, अरे अंदर तो अलग अलग है ना, मेल को कंपेयर करोगे तो ये फीमेल है, ये चिल्ड्रन है, तो ये तीनों अलग अलग है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आप लोगों को हमेशा कंफ्यूज करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो आप लोगों को हमेशा कंफ्यूज करता है। इस चार्ट को दिमाग में रखिएगा। अब देखो चार्ट में एक एक चीज को यार इतने सिंपल तरीके से समझा दिया, इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं पा रहे हो ना, तो फिर आपको ये समझ ही नहीं आएगा। बस फर्क क्या है, स्ट्रेटिफाइड में आप खुद से ग्रुप बनाओगे, होमोजीनियस के ग्रुप बनाओगे, और जो सैंपल लिया जाएगा वो सभी में से थोड़ा थोड़ा लिया जाएगा। जबकि क्लस्टर में ऐसा नहीं होता। क्लस्टर में जो ग्रुप होते हैं वो नेचुरली बने हुए होते हैं, और आपको जो ग्रुप अच्छा लगता है उस पूरे ग्रुप को उठा लेते हो, नेचुरली अकरेंस ग्रुप होते हैं, ठीक है?
अरे ऐसे कैसे बायस्ड हो जाएंगे यार? जब वो नेचुरली अकर हो रहे हैं तो वो रैंडमली अकर हो रहे हैं ना। बायस तो तुम यहां पर हो रहे हो ना। जो चीज रैंडम है उसमें बायसनेस नहीं होती, जो जिसमें आपकी सब्जेक्टिविटी होती है बायसनेस वहां पे होती है। जहां पे आपकी अपनी सब्जेक्टिविटी होती है बायसनेस वहां पे आती है। समझ आया? बायसनेस वहां पे आती है जहां पर आपकी अपनी खुद से आप उस चीज को क्या करते हो, ऐड करने की कोशिश करते हो। ये एम का मतलब मेल, ये फीमेल और ये चिल्ड्रन, मेल फीमेल चिल्ड्रन। इस पूरे टॉपिक में सिर्फ यही एक चीज है जो कंफ्यूज करती है, अदरवाइज किसी टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन ही नहीं होता। इस पूरे टॉपिक में कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। मेन कंफ्यूजन ही आपकी स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में होती है, और वो मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया है। ठीक है जी, इस चार्ट को अपनी कॉपी पे अच्छे से बना लीजिए। अगर आपने ये चार्ट अच्छे से बना लिया, अपने दिमाग में इसको बिठा लिया, तो फिर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी, ये देखो क्लस्टर, समझ रहे हो ना? ये देख रहे हो, ये देखो, ये जो ग्रुप था ये भी एक जैसा ग्रुप था। अब इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो चीज मैंने सिखाई, ये देखो, ये एक जैसा ग्रुप है, ये भी एक जैसा ग्रुप है, ये भी एक जैसा है, और ये, समझ रहे हो? पहले होमोजेनियस ग्रुप बना और फिर सभी में से एक एक चीज को उठाया, एक इसमें से लिया, एक इसमें से लिया, दो इसमें से ले लिए और एक इसमें से ले लिया, और इन सभी को मिला लिया ग्रुप। और यहां पर ये देखो, ये भी एक नेचुरली अकरिंग ग्रुप था, ये भी एक नेचुरली अकरिंग ग्रुप था, ये भी एक नेचुरली अकरिंग ग्रुप था जो अपने आप बना, और उसमें से डायरेक्ट आप किसी भी सैंपल को उठा के अपनी रिसर्च के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अपनी रिसर्च के लिए उसको क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ आई? बताइए। ये आपके हो गए रैंडम सैंपलिंग। ये तो वो टाइप हो गई जहां पर आप रैंडमली चीजों को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपकी अपनी बायसनेस नहीं है, जहां पर आप खुद से बायस नहीं हो, आप मतलब आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो ना, आप अपने हिसाब से नहीं कर रहे। और कभी 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 हमें नॉन रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। नॉन रैंडम का मतलब होता है जब आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हो। उसमें से सबसे पहले आता है कन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसको आप एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी बोल देते हो। इसमें आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लोगों से डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे आपकी कोई पीएचडी की रिसर्च चल रही है, कंज्यूमर्स पे रिसर्च कर रहे हो, एक दिन आप ऐसे ही घूमने गए थे किसी मॉल में, और वहां पे आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, तो आप उन सभी लोगों से जाके क्या करना शुरू कर दिया, डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कन्वीनियंस सैंपलिंग, जहां पर आपकी इच्छा, जैसा आपको अच्छा लगा, जो आपके कन्वीनियंस में है, वैसे आप लोगों ने क्या कर लिया, जाके डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। वैसे आप लोगों ने लोगों से, इसको हैप्पीजार्ड सैंपलिंग भी बोलते हैं, हैप्पीजार्ड, एक्सीडेंटल, कन्वीनियंस सैंपलिंग। मतलब आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, जिस जगह से आपको अच्छा लगता है वहां से। समझ आया? पहले ये बात आ गई। देन आता है वॉलंटरली रिस्पॉन्स सैंपलिंग। वॉलंटरली रिस्पॉन्स का मतलब होता है आप खुद लोगों के पास नहीं जाते, लोग खुद से आपके पास आते हैं आपको, आपकी रिसर्च का पार्ट बनने के लिए। समझ रहे हो ना? जैसे मैं बोल दूं कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूं, तो आप में से 10 बच्चे मुझे बोले कि सर हम आपकी रिसर्च का पार्ट बनना चाहते हैं, हम भी आपकी रिसर्च का पार्ट बनना चाहते हैं। समझ रहे हो ना? मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूं, मैंने आपको फोर्स नहीं किया, मैंने आपको बोला नहीं कि आप रिसर्च का पार्ट बनो, आपने खुद ही बोला कि हाँ सर हम आपकी रिसर्च का क्या बनना चाहते हैं, पार्ट बनना चाहते हैं।
हम आपकी रिसर्च का पार्ट बनना चाहते हैं। उसको बोला जाता है वॉलंटरली रिस्पॉन्स सैंपल। कौन सा सैंपल? वॉलंटरली रिस्पॉन्स सैंपल। देन आता है पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग मतलब जब आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाले लोगों को आप सिलेक्ट करते हो, उसको आप पर्पसिव सैंपल बोलते हो। जैसे आप क्रिकेट की टीम सिलेक्ट करना चाहते हो तो हर किसी को थोड़ी सिलेक्ट कर लोगे। क्रिकेट की टीम सिलेक्ट करना आपका एक पर्पस है, तो आप उन्हीं को सिलेक्ट करोगे ना जिनको क्रिकेट खेलना आता है। ऐसे थोड़ी किसी को भी ले आओगे तुम। क्लास का टीचर बैक बेंचर्स को सबक सिखाना चाहता है या उन पे स्टडी करना चाहता है, या जो लेट कमर्स है उन पे, तो सिर्फ लेट कमर्स को ही पकड़ेंगे ना। ये पेपर में क्वेश्चन आया था, इस वजह से मैं बता रहा हूं। जो लेट कमर्स है सिर्फ उनको पकड़ेंगे ना, तो ये जजमेंटल सैंपलिंग हो जाता है। इसको आप क्या बोल देते हो? जजमेंटल सैंपलिंग। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी जजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किसी को सिलेक्ट करोगे या नहीं, क्योंकि इसकी जजमेंट पे ही आगे की चीजें डिसाइड होंगी। समझ रहे हो ना? यहां पर जो आपकी जजमेंट होगी उससे ही आगे की चीजें डिसाइड होंगी कि आगे क्या होने वाला है। जो भी रिजल्ट मिलने वाला है वो प्योरली इस जजमेंट पे बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा? वो प्योरली इस जजमेंट पे बेस्ड होगा कि अच्छा यार ये चीजें इस तरीके से काम करती हैं। किस पे काम करती हैं? ये चीजें पर्टिकुलरली आपकी जजमेंट पे डिपेंड करती हैं। आपकी जजमेंट जैसी होगी उस तरीके का सैंपल है वो आप सिलेक्ट करोगे, उस तरीके का सैंपल आप क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे। और देन आता है स्नोबॉल सैंपलिंग, जिसको नेटवर्क सैंपलिंग भी बोला जाता है, चेन सैंपलिंग भी बोला जाता है। नेटवर्क सैंपलिंग और चेन सैंपलिंग, इसमें क्या होता है? जैसे आपने जय हो मूवी देखी थी ना, हाँ ये सारे बाइस्ड है, मतलब ये नॉन रैंडम है। तो आपने एक बंदे को पकड़ा, आगे के लोगों का रेफरेंस वही देगा, फिर आगे का वो। समझ रहे हो ना? आपने पहले इसको पकड़ा, इसने आगे के 3 लोगों के बारे में बताया, उसने आगे 3, उसके 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 आगे, है ना? देखा होगा आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग। अरे नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो बड़े मजे में रहते हैं। आपको बोलेंगे सर 1 साल काम कीजिए ऑडी आ जाएगी आपकी, ये बोलते हैं और अपनी सड़ी हुई एक्टिवा पे सेल्फ मार के भाग जाते हैं। खुद एक्टिवा पे आएंगे, उसमें भी पता नहीं पेट्रोल होता है या नहीं होता है, पता नहीं मांग वांग के लेके आते हैं और आपको सपने दिखाते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करो ऑडी आ जाएगी 1 साल के अंदर। ठीक है भाई, एक्सीडेंटल लिखा तो हुआ बेटा कन्वीनियंस में। आजकल यही चलता है ना, आजकल कितना चलता है ये, वो हर्बल वाले चलते हैं ना, वांट टू वेट लूज डीएमएस, है ना? लोग आजकल ये बहुत करते हैं, डीएम कीजिए, हर्बल लाइफ वाले, वेस्टीज और पता नहीं क्या क्या फोटोज लगाते रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर की, है ना? और बाद में बोलेंगे हाँ आगे आप बनाओ, कमीशन बेसिस पे काम करता है। मतलब समझ रहे हो? मॉडिकेयर, पता नहीं कितनी सारी कंपनीज ये काम करते हैं। समझ रहे हो ना? जिनसे विचारों से कुछ और नहीं होता वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, लगता है चलो कोई बात नहीं ऐसे ही कर लेंगे, है ना? किस कमीशन पे? सारा कुछ कमीशन पे चलता है। जैसे एलआईसी वाले आते हैं ना, उनको कमीशन आता है, वैसा ही एफिलिएट मार्केटिंग एक अलग चीज हो जाएगी। एफिलिएट मार्केटिंग फिर भी एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है। मतलब अगर आप मुझे बोलो कि सर आप नेटवर्किंग मार्केटिंग में जाना चाहोगे या एफिलिएट मार्केटिंग में, तो मैं प्रेफर करूंगा एफिलिएट मार्केटिंग में, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में ना मेरी खुद की गुडविल काम आएगी। एफिलिएट मार्केटिंग इट इज अ बेटर वे, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? मुझे किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? मैं अपनी गुडविल के बेसिस पे, मैं वर्ड टू माउथ मार्केटिंग के थ्रू क्या कर सकता हूं? काम कर सकता हूं। मुझे लोगों के घर में नहीं जाना पड़ेगा, अपनी एक्टिवा पे जाऊंगा और लोगों को ऑडी के सपने दिलाऊंगा, है ना?
अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हम अनअकैडमी पे भी कर रहे हैं वो भी तो एक तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग ही है ना। बच्चे हमारा कोड यूज करते हैं, कोर्स अनअकैडमी का होता है, उस कोर्स का कुछ हिस्सा एजुकेटर को बोनस मिल जाता है, समझ रहे हो ना। उसके लिए हमें अब लोगों की रिक्वेस्ट थोड़ी करनी पड़ती है, मिन्नतें थोड़ी करनी पड़ती हैं। जिसकी इच्छा है वो ले लेगा, जिसकी इच्छा है वो नहीं लेगा। अब उसमें तो हमारी ही गुडविल काम कर रही है ना, मेरी फेस वैल्यू, मेरी क्लास की परफॉर्मेंस, मेरे रिजल्ट वो मैटर कर रहे हैं, है ना। तो ये फर्क होता है। मतलब स्नोबॉल सैंपलिंग बिल्कुल इसी तरीके से आपका काम करता है, जिसमें आप किसको कंसीडर करते हो, आप एक बंदा उसको पकड़ते हो। जैसे आप सुपोज करो आप नशेड़ी लोगों पे रिसर्च करना चाहते हो, तो आप एक नशेड़ी को पकड़ो, वो सब बता देगा अपने नशेड़ी दोस्तों के बारे में, गंजाई लोगों के बारे में वो सब बता देगा, वो वहां पे वो वहां पे वो समझ रहे हो ना। आप अगर चाहते हो कि आपके गांव में कितने नशेड़ी हैं, आप उन सबको देखना चाहते हो, तो आप एक नशेड़ी को पकड़ो, वो सब बता देगा, वो उसका है, वो उसका, वो उसका, समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से तो इसमें वो वाला कंसेप्ट बोल रहा हूं कि ये वाला, कि एक बंदे को पकड़ो वो सबको पकड़ा देगा। आप में से तो कोई नहीं है ना। अरे सर्कल कंटेंट, अरे यार तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, मेरी फोटो पे ऐसे क्लिक करके जिस साइड को मर्जी रिमूव हिला दो, मतलब अजीब है यार तुम लोग। मैंने इतनी बार आपको बोल दिया कि फोटो को पकड़ के जहां पे आपको लिख रहा है कि कंटेंट छिप रहा है, उस फोटो को साइड पे करके पढ़ लो। गलती कर दी यार, कल से तो ना मैं दूसरे सर्कल में ही आऊंगा। अरे सब में होता है, फोन में भी होता है, सब हर जगह पे होता है। कल से स्क्वायर में आता हूं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो ये समझ आ गया, इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन अभी कल पढ़ेंगे, और सैंपलिंग की टाइप्स, और कल पढ़ेंगे हम रिसर्च का प्रोसेस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कल वो वाले दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। अरे बहुत टाइम है यार, तीनों यूनिट कर लो, इतना तो टाइम है। कौन सी यूनिट छोड़ रहे हो, अभी तो आपका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया ना। देखो मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, प्लीज 1 मिनट के लिए सुन लो। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा ना, तब तक और ज्यादा पढ़ो, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ गया ना तो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से झटका लगेगा। और जब कोई चीज डेट बाउंड हो जाती है ना, तब दिन है वो जल्दी तेजी से भागते हैं। पर्पस में यार एग्जांपल तो दी आप लोगों को, जब आप एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए सैंपल सिलेक्ट करते हो। पीपल और इन्वायरमेंट तो मैंने रिसेंटली करवाया, उसको रिकॉर्डिंग से कर लीजिए। आगे तो आई थिंक कम्युनिकेशन या आईसीटी वगैरह कोई यूनिट होगी। देखो आपको जो यूनिट पढ़नी है ना, वो रिकॉर्डिंग से कवर कर लो प्लीज। सब अपडेटेड कंटेंट है, A to Z सारी चीजें अपडेटेड हैं आपको जो दी गई हैं, तो आप उनको जाके फॉलो करो, ठीक है। चलिए शाम को 8:15 बजे की क्लास में सारे बच्चे एनरोल कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उस क्लास में, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, JRF जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए एफर्ट्स। टेलीग्राम पे लिंक है, और मेरी क्लास में भी, मेरी प्रोफाइल में जाके भी आप एनरोल कर सकते हो, एक ही बार में सारी क्लासेस को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।